Hi students, I am Sajim Ansari. I shall teach you remaining part of conjunction. So that let's start. कमेंट करके भी बताया करो, ठीक। तो 4 करा दिए क्यों? नंबर 5 देखिए, नंबर 5 इसमें इधर बोर्ड आते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन। पर्पज हो गया क्यों? पर्पज हो गया, कंडीशन डालो। देखो, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ कंडीशन, ये कंडीशन होता है शर्त। क्या होता है? शर्त। तो इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें शर्त दी गई हो। क्या दी गई हो? शर्त। इसमें शर्त दी होती है। जैसे अगर वर्ड की बात करें तो कौन कौन से वर्ड आते हैं? इफ। क्या आता है? एज इफ, ठीक है। अगर इनकी हम मीनिंग लिख दें तो मीनिंग भी लिख दें इनका, यदि, अगर, ठीक है। फिर है एज इफ, मानो, अनलेस, जब तक नहीं, ठीक है। अब पहले इसका देखते हैं, सुनो, इसका देखते हैं। इफ यू विल कम टू मी आई शैल टीच यू, ठीक है। अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इसको समझो, अभी लिखना नहीं, पहले थोड़ा देखो। इफ यू विल कम, अगर तुम, इफ यू विल कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे, ठीक है। शर्त क्या है? अगर तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब देखो, दोनों में, दोनों के लास्ट में गा आ रहा है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट होना चाहिए, लेकिन नहीं। सुनो तो, पहले सुन तो लो, सुनो सुनो। तो ये फ्यूचर लग रहे हैं दोनों। इसमें हमने लिखा है आते हो, है ना। जो यदि वाला क्लॉज यानी इफ वाला क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज को प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाते हैं, ठीक है। कंप्लीट बात। और ऑर्डिनेटिव क्लॉज है तो उसे बनाते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में। ये कंडीशनल सेंटेंस आएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने आते हुए लिखा है, लेकिन अधिकतर तुमको लिखा हुआ मिलेगा आगे, जैसे अगर तुम मेरे पास आओगे, इस तरीके से आओगे, ठीक है। फिर अब देखो, ये नेगेटिव तो नहीं है। अगर कंडीशनल सेंटेंस दोनों नेगेटिव हो, दोनों क्लॉजेस नेगेटिव हो, तो हम फर्स्ट क्लॉज मतलब इफ क्लॉज, इफ क्लॉज को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। जिसके साथ इफ होती है उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्लॉज में नॉट नहीं लगाते हैं, इफ की जगह अनलेस का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे हम सेम इसी को लेंगे,
अनलेस हिंदी में क्या हिंदी में लिखें तो लिख देंगे, शांति रखो। अनलेस यू विल कम टू मी आई शैल नॉट टीच यू। अब इसका अर्थ है तुम जब तक मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहां अनलेस का मीनिंग क्या है? जब तक नहीं। क्या है? ठीक है, जब तक नहीं। अब एज इफ ही एक्ट अरे नहीं, इसको प्रेजेंट में हमने क्यों बनाया? ये फ्यूचर में क्यों बनाया इसको हमने? ये फ्यूचर में बनाया ना। यू कम टू मी, और इधर भी ये हटेगा, ये फ्यूचर में नहीं बनेगा। कम टू मी, ही एक्ट एज इफ ही एक्ट, वह अभिनय करता है। एज इफ, मानो ही वर एन एक्टिव, जैसे वह एक अदाकार हो या अभिनेता हो। ठीक है, वह ऐसे अभिनय करता है मानो एक अदाकार हो। ठीक, लिखो। देखो, इसमें कुछ पूछना है? देखो, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंडीशन, इसमें कंडीशन का अर्थ है शर्त। शर्त दी है, इनमें क्या दी होती है? शर्त। और शर्त को दिखाने के लिए कितने वर्ड आते हैं? तो एज आती है, एज का मीन है यदि या अगर। ठीक है, एज इफ मानो, अनलेस जब तक नहीं। ठीक है, तो कि यहाँ कोई कुछ नहीं लगता, केवल कॉमा लगता। ठीक है, तो इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे या आते हो। ठीक है, अगर तुम मेरे पास आओगे या आते हो, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ इफ आया, इसमें शर्त क्या है? तुम मेरे पास आते हो तभी पढ़ाऊंगा, नहीं आओगे तो नहीं पढ़ाऊंगा। कंप्लीट बात। इसको हमने बोला तुम मेरे पास नहीं आते हो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तो दोनों में नॉट आ रही है। लेकिन जब अनलेस का यूज हो जाता है तो प्रिंसिपल क्लास में नॉट नहीं आती, क्योंकि अनलेस का अर्थ ही हो जाता है जब तक नहीं। ठीक है, ये हाँ, अब पहला क्लास यही है ना। अगर हम इसको वैसे बनाए तो आ जाएगा इफ यू डू नॉट कम टू मी आई शैल नॉट टीच यू। अब देखो, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस एक ही है। नॉट नहीं है। ठीक है, नहीं एक ही है। सुनो सुनो, इसमें हिंदी वाले में नहीं है, वो जब तक नहीं है, है ना। देखो, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस एक ही है, लेकिन अनलेस का यूज कहां होता है? जब कंडीशनल सेंटेंस में दोनों नेगेटिव हो। कैसे हो? दोनों नेगेटिव। देखो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है ना,
तो प्रिंसिपल क्लॉज में नॉट नहीं लगाते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज में इफ की जगह यूज करते हैं अनलेस का। किसका यूज करते हैं? इफ की जगह किसका यूज करते हैं? तो हमने कर लिया अनलेस, और अनलेस का मीनिंग ही है जब तक नहीं। ठीक, यू कम टू मी, जब तक तुम मेरे पास नहीं आते हो। आई शैल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। और जो ऑर्डिनेट क्लॉज है ये वाला, तो इसमें क्या करते हैं? नॉट लगाते ही, इसमें नॉट रहेगी, लेकिन इसकी नॉट है तो जब यहां से नॉट हट जाएगी अनलेस आ जाएगा, तो अनलेस का मीनिंग भी हो जाएगा जब तक नहीं। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं। फिर देखो आगे, ही एक्ट्स, वह अभिनय करता है, एज इफ, मानो, ही वर एन एक्टर, मानो वह एक अभिनेता हो या अदाकार हो। ठीक है तो नहीं, लेकिन एकदम बनने की कोशिश करता है। तो जब मानो के अर्थ में यूज किया जाता है एज इफ, ठीक है, जैसे भाई ऐसे बोलता है मानो कितना होशियार हो, है ना, तो मानो आया तो मानो की जगह इंग्लिश मीनिंग में क्या आएगा? एज इफ। ठीक है, हटा टेररिस्ट। नंबर 6 देखो, देखो कंसेशन या कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ है विरोध में या अंतर। क्या मीनिंग है? विरोध में या अंतर। कंट्रैक्ट, हाँ, ये ऐसे नहीं है इसमें। ठीक है, कंट्रैक्ट, तो इसमें अंतर देखो क्या है। तो इसका मीनिंग क्या है? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंसेशन, कंसेशन मानी भी अंतर होता है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मानी भी अंतर होता है। तो ये अंतर शो करने के लिए आते हैं, ठीक है, या विरोध शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें शो कर रहे हैं, दिखाते हैं। हाँ, अंतर या विरोध एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? अंतर या विरोध एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे जो शब्द आते हैं वो शब्द कौन से हैं? दाव, हालांकि, आल दो, हालांकि, इसका भी यही अर्थ है। जिगर देख रहा हूँ, बाइक कर रहा हूँ, ये शब्द आते हैं। तो देखो, दो, हालांकि, आल दो, हालांकि, हाउ एवर मान चाहे,
या फिर भी, चाहे या फिर भी करो, फिर भी, ठीक है, या जैसे भी, नॉट विदाउट स्टैंडिंग, किस पर, ऊपर से या फिर भी, हाँ, किस पर या ऊपर से या फिर भी, यानी विरोध दर्शाने के लिए आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वह गरीब है ऊपर से ईमानदार है, वह गरीब है तिस पर ईमानदार है, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है ना, है? हाँ, तो तिस पर बता तो रहे हैं। जैसे वह गरीब है तिस पर ईमानदार है, यानी ऊपर से ईमानदार है, उसको विरोध दिखाने के लिए आता है, या फिर भी, ठीक है। जैसे he is an honest, यहां देखो, he is an honest, वह एक ईमानदार है, ठीक है। दो he is poor, however he is, ये उल्टा हो गया, इसको ऐसा लिखो, he is poor, though he is ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये एक ही बार में बना दे रहे हैं, एक इसका मीनिंग लिख देंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा ही इज, लिख ही दो, वह गरीब है, हालांकि ईमानदार, हालांकि वह ईमानदार है, ठीक है। ही इज लेट, although I allowed him, वह देर से था, हालांकि मैंने उसे अनुमति दे दी। फिर क्या बचा, एक ये हो गया, ये भी हो गया, ये बचा हाउएवर, है ना। Not Mrs. He is poor. However, he is honest. He is poor, not with standing. He is honest. वह गरीब है, फिर भी ईमानदार है। लिखो, देखो, यहां देखो, तो ये दो दो मानी भी हालांकि होता है, हाल दो मानी भी हालांकि होता है, हाउएवर मानी फिर भी होता है, नॉट स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, किस पर या ऊपर से या फिर भी, ठीक है।
ही इज पुअर, वह गरीब है, दो हालांकि ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वह ईमानदार है। तो गरीब को इतना ईमानदार नहीं होना चाहिए। गरीब कितनी ईमानदारी दिखा सकता है? कहते हैं ईमानदारी वो दिखाता है जिसको कोई चीज चाहिए ही नहीं। गरीब को तो हर चीज चाहिए। और फिर देखिए भूख है उसके पेट की, तो आप कभी कभी देखिए, अभी कहते हैं लोग कि गरीब होती है गधैया। ये अमीर लोगों या कोई बात नहीं, अमीर लोगों या सफल लोगों का एक एडियम है, लेकिन सच में गरीबी भी कोई चीज होती है। गरीबी भी कोई चीज होती है। एक कहते हैं कि पैसा तो बहुत है लेकिन कमाने को पड़ा है। पैसा तो बहुत है लेकिन कमाने को पड़ा है, ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति का पैर जमीन पर लग जाता है, कहने का मतलब उसका बिजनेस सर्वाइवल पॉइंट जब सेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। जिसका नहीं सेट होता है उससे पूछो क्या क्या करता है बेचारा, है ना। कहने के लिए आप कह सकते हैं गरीब है, इन अकल नहीं होती इसलिए गरीब है। नहीं नहीं, जाने कितने गरीब ऐसे अकलदार भी, लेकिन क्या करें वो बेचारे अपनी गरीबी की दलदल में फंस गए हैं ना। तो परेशानी भी कोई चीज होती है ना, बस सही। फिर है ही वाट, अच्छा ये दोनों सेम, ठीक है, इनका मीनिंग भी सेम है। वह देर से था हालांकि मैंने उसे अनुमति दे दी। वह देर से था हालांकि मैंने उसे अनुमति दे दी। देर से आया तो उसे अनुमति नहीं देना चाहिए था। तो यही तो अंतर या फिर विरोधी काम है। देर से आने पर अनुमति नहीं मिलनी चाहिए लेकिन मिली, है ना। तो देखिए वह देर से था हालांकि मैंने उसे अनुमति दे दी। तो ही इज पुअर हाउएवर ही इज, किधर गया? अच्छा ये, अच्छा ठीक है, ये वाला है। ही वाज लेट, वह देर से था। अल्दाउ हालांकि आई अलाउड हिम, मैंने उसे अनुमति दे दी, ठीक है। फिर है वह देर से था हालांकि मैंने अनुमति दे दी, ये हो गया। ये है ही इज पुअर, वह गरीब है। हाउएवर फिर भी ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। ही इज पुअर, वह गरीब है। नॉट विद स्टैंडिंग, किस पर? ही इज ऑनेस्ट, ईमानदार है। वह गरीब है किस पर? ईमानदार है। या फिर वह गरीब है ऊपर से ईमानदार है, या फिर वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो ये दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। कंप्लीट, रिमूव करें। यू हैव एनी डाउट? मैं क्योर हैबिट टू आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने की आदत डालो। अच्छा नंबर 7 है। सेवन में ये अभी छठा करवाया, पांचवा कौन सा था? पांचवा कौन सा था? अरे पांचवा कौन सा था? पांचवा बताओ कौन सा है पांचवा? अरे दिखाओ ना, पांचवा कंडीशन, और छठा था कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैनर डालो। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब तुलना। इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, ये एडवर्ब, ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन क्लाउजेज को इंट्रोड्यूस करता है। इसमें आता क्या है? तो एज, एज, अरे इसमें क्या आता है? एज, देन, ठीक है। जैसे
He wanted to work as you did. जैसा काम तुमने किया वैसा ही काम वह करना चाहता था। क्या बात है? वह तुमसे अधिक अच्छा है। नंबर 8, पहले 7 ही कर लो। 8 में शायद मैनर है। Any problem? No. Comparison. सर आगे है अंदर। हाँ सच्ची कोई दिक्कत ना अरे जिन्हें चाहिए इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर क्लाउजेज को किया जाता है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है अकॉर्डिंग एज, I selected the main according as ability.
हो गया, फिनिश हो गया कंजक्शन। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो। सुनाओगे तो देखो, कंपैरिजन है तुलना। तुलना क्या चीज है? जब तुलना की जाए तो इसमें क्या होता है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन क्लॉजेस को तुलनात्मक रूप से दिखाया जाता है। जैसे ही वांटेड टू वर्क, वह काम करना चाहता था, एज यू डिड, जैसा तुमने किया। कहने का मतलब जैसा काम तुमने किया वैसा ही वह करना चाहता था। फिर ही इज बेटर देन यू, देखो तुलना की गई, वह तुमसे अधिक अच्छा है ना, तुलना की गई। फिर है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ मैनर, मैनर बोले तो तरीका, इसमें क्या आता है, अकॉर्डिंग एज। तो आई सेलेक्टेड द मैन, मैंने आदमियों को चुना, अकॉर्डिंग अनुसार, एज जैसे, दे हैड एबिलिटी, जैसे उनकी योग्यता थी। अब कहने का मतलब आदमियों को मैंने उनकी योग्यता के अनुसार चुना। ठीक, तो ये कंप्लीट हुआ, कंजक्शन कंप्लीट। आगे होगा इंटरजेक्शन। कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, थैंक यू सो मच।